ब्रेस्ट कैंसर जो है जो सिर्फ महिलाओं को होता है, ये कितना सही है और कितना गलत? ये मिथ काफ़ी हद तक सही भी है और काफ़ी हद तक गलत भी है। क्या एक्चुअली आप जो ब्रा पहन रहे हैं वो टाइट है, अंडर वाइड है या पैडेड है तो उससे कैंसर का खतरा बढ़ता है? ब्रा की फिटिंग अच्छी होना इम्पॉर्टेंट होता है। आप इसके क्या कारण हो सकते हैं, इस पे थोड़ा बताएं हमें। ब्रेस्ट कैंसर को हम ऐसा मानते हैं कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है कि अगर आप परफ्यूम यूज़ करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसके बारे में ज़रा बताएं। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें अभी एसोसिएट की गई हैं कैंसर से या फिर ब्रेस्ट कैंसर से। सभी ब्रेस्ट कैंसर एक जैसे? क्योंकि सारे ब्रेस्ट कैंसर एक जैसे नहीं होते। ज़्यादा स्ट्रेस भी किसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन सकता है? ज़्यादा स्ट्रेस ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन सकता है। महिलाएं गर्भ निरोधन गोलियां और बहुत से ऐसे दूसरे उपाय भी करती हैं, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं? ब्रेस्ट कैंसर्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए मल्टीपल रिसर्चेज हो चुकी हैं। क्या कभी कोई खबर देखकर या अपने आस पड़ोस से किसी की सेहत के बारे में कोई चर्चा सुनकर आप भी घबराए हैं? क्या अपने परिवार में किसी की हेल्थ का अपडेट जब आपको मिला तो आपके मन में कुछ वहम या कुछ सवाल पैदा हुए हैं? ऐसा अक्सर महिलाओं के साथ होता है तब जब वो सुनती हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। बहुत से मिथ्स हैं और बहुत से सवाल हैं महिलाओं के मन में कि क्या ब्रा का साइज जो है वो कैंसर को बढ़ा सकता है या उसका खतरा बढ़ा सकता है, या अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर, तो क्या आपको उसका खतरा है? इसके अलावा भी बहुत से हैं, बायोप्सी से कैंसर फैल सकता है या नहीं। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब महिलाएं तलाशती हैं। आपको जवाब भी कई जगह मिलेंगे, लेकिन कई मिथ्स अभी भी ऐसे हैं जिन्हें ब्रेक किया जाना बहुत ज़रूरी है। आज उन्हीं मिथ्स को ब्रेक करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर रुचि सिंह। स्वागत है डॉक्टर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर रुचि के साथ हम कुछ मिथ्स को ब्रेक करेंगे जो ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े होंगे और उससे जुड़ी ज़रूरी जानकारी भी आपको देंगे। डॉक्टर रुचि, सबसे पहला मिथ जो एक है वो ये कि ब्रेस्ट कैंसर जो है जो सिर्फ महिलाओं को होता है, ये कितना सही है और कितना गलत? ये मिथ काफ़ी हद तक सही भी है और काफ़ी हद तक गलत भी है। बेसिकली इंसिडेंट्स फीमेल्स में ही ज़्यादा होते हैं बिकॉज फीमेल्स में ब्रेस्ट टिश्यू ज़्यादा होता है, बट ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में नहीं होता है। 1 to 2% ब्रेस्ट कैंसर के जो इंसिडेंसेस होते हैं वो मेल्स में भी होते हैं। सो बिकॉज फीमेल्स में ये ज़्यादा कॉमन है, इसलिए यूजुअली लोग ऐसा समझते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स के कैंसर की बीमारी है, बट ऐसा नहीं है। वो मेल्स में भी होता है? मेल्स में भी हो। तो वो कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं किसी मेल के लिए जिसमें उनको ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? मेल्स में यूजुअली जेनेटिक फैक्टर्स काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट होता है, बट ओवरऑल रिस्क फैक्टर्स सेम होते हैं फीमेल्स की तरह। एक्स्ट्रा हार्मोन सिक्रीशन या इसके अलावा प्रायर रेडिएशन एक्सपोजर मेल्स के केस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मल्टीपल टाइप इन्फेक्शंस जो लॉन्ग टर्म रहे हैं या मल्टीपल उसमें मल्टीपल इंसिडेंसेस रहे हैं, उन केसेस में मेल ब्रेस्ट कैंसर की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अच्छा, आपने बताया कि 1 से 2% पुरुषों में ही ये होता है, यानी कि 99% ब्रेस्ट कैंसर के जो मामले हैं वो महिलाओं में सामने आते हैं। तो फोकस अभी उन्हीं पे करते हैं और मिथ्स भी हमें उनके ज़्यादा ब्रेक करनी है। एक मिथ है कि अंडर वायर ब्रा जो है वो पहनने से, फैशन तो महिलाओं से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा विषय है, और वहाँ पर अगर आप ऐसे सवाल मन में लाते हैं या ऐसे संशय लाते हैं कि अगर आप अंडर वायर ब्रा पहनते हैं तो उससे कैंसर फैलता है, टाइट ब्रा पहनने से, क्या एक्चुअली आप जो ब्रा पहन रहे हैं वो टाइट है, अंडर वाइड है या पैडेड है तो उससे कैंसर का खतरा बढ़ता है? अगर हम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जाएं, लाइक जो रिसर्च होती हैं अगर हम उनके हिसाब से जाएं, तो समहाउ ब्रेस्ट कैंसर और ब्रा का एज सच कोई भी रिलेशन नहीं है, बट बिकॉज ब्रेस्ट फीमेल्स के काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं, सो एंड मोस्टली फीमेल्स ब्रा यूज़ करती हैं, सो ब्रा की फिटिंग अच्छी होना इम्पॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर ब्रा प्रॉपर फिटिंग की नहीं है तो एक डिस्कम्फर्ट हमेशा रहता है। कई फीमेल्स में ऐसा होता है कि बैक पेन हो रहा है, शायद वो ध्यान भी नहीं देते कि क्यों हो रहा है। वो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ब्रा फिटिंग्स ठीक नहीं है, उसकी वजह से हो रहा है। इसके अलावा अगर हमने बहुत टाइट फिटिंग की ब्रा पहनी हुई है या बहुत टाइट फिटिंग की अंडर वायर्ड ब्रा पहनी हुई है, उससे स्किन में मल्टीपल टाइम्स रिएक्शंस होते रहते हैं। उस फ्रिक्शन की वजह से कभी कभी घाव भी बन जाते हैं। सो ओवरऑल फॉर जनरल हेल्थ
फिटिंग ऑफ ब्रा इज़ इम्पॉर्टेंट। फिटिंग ऑफ ब्रा जो है जनरल हेल्थ के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे सच उसको हम डायरेक्टली ब्रेस्ट कैंसर से कनेक्ट नहीं कर सकते। जी। तो अंडरवायर ब्रा अगर आप पहन रहे हैं तो कैंसर का खतरा उस वजह से नहीं हो सकता, राइट। लेकिन आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए एक ब्रा का फिटिंग की ब्रा जरूरी है। ठीक है। अब आपने बात की बैक पेन की अभी, तो क्या बैक पेन ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स में से एक है, या आपने उसको जेनरिक उसमें बताया कि अगर आपने ठीक? ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स में बैक पेन हो सकता है बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर डिफरेंट स्टेजेस में हमारे पास आता है। समहाउ अगर हम एडवांस स्टेज की बात कर रहे हैं, थोड़े से बड़े हुए ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं, उस केस में ब्रेस्ट कैंसर के जो लंप है अगर उसका इन्वेजन बैक साइड में भी हो गया है, उसकी वजह से बैक पेन हो सकता है। या फिर हमारे बैक की हड्डियों में से अगर कहीं कैंसर चला गया है, उसकी वजह से भी बैक पेन हो सकता है। एक चीज़ जो मैंने बहुत सुनी है और मैं भी बार बार अपने दर्शकों को कहती रहती हूँ कि अर्ली डायग्नोज, जो आप भी मानेंगे, बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे जुड़ा एक मिथ है कि अगर आप बायोप्सी कराते हैं, आपने कुछ सिम्टम देखे, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको बायोप्सी लिखी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि स्तन में तो बहुत सारी गांठें होती हैं, ये भी उन्हीं में से एक होगी, मेल्ट हो जाएगी, बायोप्सी कराएंगे, छेड़ेंगे तो ये फैल जाएगी। ये सच है क्या? वाकई आपको बायोप्सी से बच के रहना चाहिए, स्क्रीनिंग करा लें, या फिर ये बेहद ज़रूरी स्टेप है? आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट को पूछा है एंड मैं बोलूँगी जो मिथ्स की लिस्ट है उसमें से ये रियली इम्पॉर्टेंट मिथ है। अगर हम बात करते हैं ब्रेस्ट के एनाटमी के बारे में, उसमें बेसिकली कुछ डक्ट्स होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ये सब मिलकर के ब्रेस्ट बनाती हैं। गांठें, ऐसा नहीं है कि सारी गांठें कैंसर की गांठें होती हैं, बट हाँ, अगर गांठ कोई लंबे टाइम तक है, उसकी बायोप्सी कराना या एफएनएसी कराना बहुत ज़रूरी होता है। एंड बायोप्सी या एफएनएसी कराने से कैंसर बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होता है। बायोप्सी एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसमें हम ब्रेस्ट में जहाँ पर भी गांठ होती है, अगर वो ईजिली एसेसिबल है तो हम डायरेक्ट वहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा ले सकते हैं। सपोज़ हमें लग रहा है कि नहीं, वो गांठ बाहर बिल्कुल नहीं है, हमें अंदर जा कर के थोड़ा सा उसको समझना है कि कहाँ है, तो हम यूएसजी गाइडेड वहाँ से बायोप्सी कर सकते हैं। बहुत ही लोकलाइज प्रोसेस है, ओपीडी बेसिस का प्रोसेस है, मतलब आप आएंगे, बायोप्सी कराएंगे और जाएंगे। बस वहाँ से हमें एक छोटा सा टुकड़ा लेना होता है जो कि एक निडल के थ्रू लेते हैं। सो बायोप्सी या एफएनएसी कराने से ब्रेस्ट कैंसर फैलता है, ये एक मिथ है। इस प्रोसेस से रादर सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाते हैं। सपोज़ कोई गांठ है, अदरवाइज़ हमारे मन में एक घबराना चलता रहता है कि किस चीज़ की गांठ है। बायोप्सी ही वो प्रोसीजर है जिससे हम कंफर्म करते हैं कि नहीं, ये कैंसर की गांठ नहीं है या फिर ये कैंसर की गांठ है। ठीक, यहाँ पर आपने गांठ की बात की, लंप ब्रेस्ट में बहुत होते हैं, कई बार आपके लिम्फ नोड्स में भी। तो जब आप चेक करते हैं महिलाओं को, कई तरह के लम्प्स आपको ब्रेस्ट में फील होते हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये लंप जो है ये कुछ ऐसा है जिसे गंभीरता से लिया जाए और डॉक्टर के पास जाया जाए? बेसिकली महिलाओं में ब्रेस्ट लंप कई तरीके के होते हैं और कई फेजेस में भी होते हैं। कभी कभी कुछ लम्प्स जो होते हैं वो हमारे जो मासिक क्रिया है उससे रिलेटेड होते हैं, लाइक हमारे मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड होते हैं, जो कि टाइमली आते हैं और जाते हैं। इनकी कंसिस्टेंसी, मतलब इनको जब हम फील करते हैं, इनका जो समझ में आता है कि ये बहुत सॉफ्ट है या हार्ड है, उससे हम काफ़ी हद तक पता लगा सकते हैं कि वो गांठ नॉर्मल गांठ है, लाइक बिनाइन गांठ है या सादी गांठ है या फिर कैंसर की गांठ है। अगर कोई गांठ हम उसको फील कर रहे हैं, वो सॉफ्ट है, मोबाइल का मतलब अपनी जगह से इधर उधर हिल रही है, या फिर वो टाइमली आकर के टाइमली चली जाती है, तो काफ़ी हद तक हम ये मानते हैं कि वो सादी गांठ है। लेकिन अगर कोई गांठ हम जब फील करते हैं वो स्टोनी हार्ड महसूस होती है, या फिर हमें लगता है कि वो स्किन से अटैच्ड है, स्किन से हम उसको अलग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो पीछे की साइड में छाती से हमें अटैच लग रही है, ओवरऑल कि उसको जब हम पैल्पेट कर रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, वो हिल नहीं रही है, इस तरीके की गांठों को हम मानते हैं कि वो कैंसर की गांठें हो सकती हैं। तो उसके लिए बायोप्सी कराएं, उसके लिए बायोप्सी करानी है डॉक्टरी सलाह पर। जी, एक ये भी बहुत कहा जाता है कि कैंसर जो है, ओवरऑल ही कहा जाता है कि कैंसर जो है वो
एक उम्र के बाद होगा आपको, तो क्या ऐसा है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बुजुर्ग महिलाओं को या ओल्डर विमेन को ज़्यादा होता है? राइट। शायद आप मेरे से अगर ये क्वेश्चन आज से 10 साल पहले पूछ रहे होते तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर हाँ बोलती। पहले हम ऐसा मानते थे कि ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली एक उम्र के बियॉन्ड, यूजुअली 40 साल से ऊपर की महिलाओं में इसके इंसिडेंसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम थेरेटिकली जाएं तो 40 से 50 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा होते हैं, बट अब ऐसा नहीं है। 40 साल से कम उम्र की महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया है। और अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो इंडिया में ये ट्रेंड नया ट्रेंड है, और इस ट्रेंड की वजह से हम बाकी डेवलप्ड कंट्रीज से थोड़ा सा अलग है, बिकॉज वहाँ पर अभी भी ये लेट एज ग्रुप की महिलाओं में हो रहा है। बट इंडिया में इवन 20s में, लाइक जिन महिलाओं की उम्र 20 से 30 के बीच में या 30 से 40 के बीच में है, उन महिलाओं में भी कैंसर के इंसिडेंसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। आप इसके क्या कारण हो सकते हैं, इस पे थोड़ा बताएं हमें। कि आप कह रहे हैं कि बाकी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है लेकिन इंडिया में हो रहा है, तो क्या कुछ वेदर है, एटमॉस्फेयर है आपका, या क्या रीजंस क्या हैं इसके पीछे? ब्रेस्ट कैंसर को हम ऐसा मानते हैं कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है, लाइक इसीलिए पहले ऐसा मानते थे कि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की डिजीज़ है, लाइक जहाँ पर विकसित देश है वहाँ पर ज़्यादा होती है। बट अब ये इंडिया में भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और ये जो इंसिडेंस के एज ग्रुप में चेंजेस आए हैं उसको हम अब काफ़ी हद तक लाइफस्टाइल चेंजेस में भी उसमें को इंक्लूड कर लेते हैं। लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो जैसे आजकल स्ट्रेसफुल लाइफ है, ऑब्वियसली पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इसके अलावा ओवरऑल अब हम एक जगह बैठकर काम ज़्यादा करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी कम है। सो ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन से रिलेटेड होता है। जब हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं, हमारी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, तो ये फैक्टर्स हार्मोन्स में चेंज लाते हैं। लाइक महिलाओं में जो कुछ रसों का प्रवाह हो रहा होता है उनमें चेंजेस लाते हैं, और इस वजह से ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंसेस अभी कम उम्र की महिलाओं में भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक, आपने लाइफस्टाइल की बात की। लाइफस्टाइल में 2-3 चीज़ें हैं। परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आजकल कोई नहीं निकलता है, क्योंकि आप अच्छा स्मेल करना चाहिए। राइट। ये मिथ भी है कि अगर आप परफ्यूम यूज़ करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसके बारे में ज़रा बताएं कि ये कितना ठीक है। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें अभी एसोसिएट की गई हैं कैंसर से या फिर ब्रेस्ट कैंसर से, उसमें से एक फैक्टर परफ्यूम भी है। सो ओवरऑल अगर हम लिटरेचर की बात करें, लाइक जो हमें लिटरेचर या रिसर्चेस बताते हैं, परफ्यूम का एज सच ब्रेस्ट कैंसर से कोई भी रिलेशन नहीं। डीओ, क्योंकि वो तो स्किन पे ही लगता है। नो, इवन नॉट दैट। बट हाँ, ओवरऑल जो भी केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होते हैं। सो ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। जो हम रेगुलर यूज़ कर रहे हैं उससे ब्रेस्ट कैंसर का कोई भी खतरा नहीं है। लड़कियां जो हैं खुद को लेकर, सेल्फ केयर को लेकर बहुत अवेयर हो चुकी हैं। पहले जो सादा जीवन सब जीते थे वो अब थोड़ा सा मेकअप की तरफ जा चुका है। अक्सर ये चर्चाएं देखी जाती हैं कि अगर आप मेकअप लगा रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लड़कियों को ये भी कहा जाता है, और खुद उनमें भी कई बार ये डिस्कशन होता है कि ज़्यादा मेकअप या वो केमिकल यूज़ करने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता है। तो ये ठीक है या नहीं, ये भी एक मिथ है? अनीता जी, अगर हम मेकअप की बात करें तो अगर अगेन हम यही बोलेंगे कि रिसर्च के हिसाब से जाएं तो मेकअप और ब्रेस्ट कैंसर का कोई रिलेशन नहीं है। मल्टीपल रिपोर्ट्स आती रहती हैं, वो नेशनल टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि मेकअप से ब्रेस्ट कैंसर नहीं बढ़ सकता। लेकिन हाँ, मेकअप में अगर केमिकल्स हैं वो हमें पता है, और मेकअप अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सो मे बी उससे कुछ स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ऐसा तो वो एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ एक और है कि डीओ या परफ्यूम अगर आप यूज़ करते हैं तो क्योंकि वो आप आर्म पिट पे लगा रहे हैं और बिल्कुल ही स्किन से टच हो रहा है, केमिकल होते हैं उसमें, वो क्या ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ाता है? डीओ एंड स्प्रेस परफ्यूम से एज सच ब्रेस्ट कैंसर का कोई भी रिस्क नहीं है। ज़िंदगी आगे बढ़ रही है और मोबाइल के बिना आप अपनी लाइफ को इस वक्त सोच भी नहीं सकते। मोबाइल, आई डोंट नो, लोगों को डराने के लिए कहा जाता है कि आप कम इस्तेमाल कीजिए मोबाइल का, थोड़ा दूर रहिए, या ये फैक्ट है कि अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको किसी भी तरह के या ब्रेस्ट कैंसर के खतरे खासकर महिलाओं में बढ़ा सकता है।
मोबाइल आजकल हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, लेकिन अनीता जी मोबाइल से जो रेज़ निकलती हैं वो बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी की होती हैं। उन फ्रिक्वेंसीज़ की रेज़ के साथ कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती हैं। मोबाइल से जो आजकल इश्यूज़ आ रहे हैं वो हेयरिंग रिलेटेड या कंसंट्रेशन रिलेटेड ये हैं, बट ब्रेस्ट कैंसर से मोबाइल यूजेस का कोई लिंक नहीं है। ठीक है, लड़कियां, महिलाएं सब आजकल अवेयर हैं, काम करना चाहती हैं, जॉब कर रही हैं, अपने करियर को लेकर बहुत सजग हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ या आपकी जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ा, शादी के जो प्लान्स हैं वो डिले होते हैं। 30-35 में शादियां हो रही हैं, बेबी जो आप प्लान कर रहे हैं वो लेट कर रहे हैं, कई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, लोग आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं। आईवीएफ से जो महिलाएं प्रेगनेंसी अपनी कंटिन्यू करती हैं या लेती हैं, क्या वो भी ब्रेस्ट कैंसर के लिए ज़्यादा वो हैं कि ख़तरे में हैं कि जिन्होंने आईवीएफ लिया है वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो सकती हैं? अनीता जी, जैसा कि मैंने पहले बताया, ब्रेस्ट कैंसर एक हार्मोन डिपेंडेंट डिजीज़ है, हार्मोन से रिलेटेड डिजीज़ है। फीमेल हार्मोन्स का एक्सपोजर जितना ज़्यादा होता है, ब्रेस्ट कैंसर होने के संभावनाएं उतनी ज़्यादा होती हैं। सो ब्रेस्ट कैंसर के जो रिस्क हैं उसमें से अगर हम बात करें मॉडिफाइबल रिस्क की, मतलब जिनको हम बदल सकते हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, उसमें से लेट मैरिज होना, लेट बच्चा होना या बच्चे को स्तनपान ना कराना, ये फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। लेकिन आईवीएफ से ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंसेस बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। जी, आप यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपने कहा कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड ना कराना, तो ब्रेस्ट फीड कराना किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है? ब्रेस्ट फीड जब हम कराते हैं उस टाइम पर हमारे फीमेल्स हार्मोन सप्रेस रहते हैं। सो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, मे बी 6-8 महीने के लिए उनका एक्सपोजर कम हो जाता है। मोरओवर ब्रेस्ट फीड कराने से जो ग्लैंड्स हैं जो उस टाइम मिल्क की वजह से डायलेटेड हैं, वो भी रिलैक्स्ड रहती हैं। सो एक इनडायरेक्ट जो उनमें ट्रॉमा होना है वो भी कम रहता है। सो ओवरऑल ब्रेस्ट फीडिंग कराने से ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को हम कम कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कराना एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में काम अब क्योंकि हम आईवीएफ बच्चों की और स्तनपान की बात कर रहे हैं, अभी जो समय है कई बार ऐसी स्थिति आती है कि कोई महिला तैयार नहीं है कि अभी बच्चा किया जाए, ऐसे में अबॉर्शन किए जाते हैं। कई बार एज फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि बार बार अबॉर्शन हो जाते हैं। तो क्या अबॉर्शन भी किसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ाता है, क्योंकि आपका शरीर रेडी हो रहा है उन चीज़ों के लिए और आप एकदम से उसे ब्रेक कर रहे हैं? अनीता जी, एज सच अबॉर्शन का और ब्रेस्ट कैंसर का कोई भी रिलेशन नहीं है, ये एक मिथ है। सो अबॉर्शन मल्टीपल टाइम होने से ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंसेस बढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी, एक मिथ है कि ब्रेस्ट पर ज़ोर से चोट लगने से या कहीं टकरा जाने से या उसे ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करने से भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता है। ब्रेस्ट में चोट लगना या ब्रेस्ट में दबाव पड़ना, इन चीज़ों से डायरेक्टली ब्रेस्ट कैंसर का खतरा नहीं बढ़ता है। लेकिन जब ये इंसिडेंसेस बार बार होते हैं, मल्टीपल टाइम्स होते हैं, या उसकी वजह से जो घाव बन गया था वो हील नहीं हो पा रहा है, उसमें मल्टीपल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, सो उनकी कॉन्टिन्यूटी में या फिर मल्टीपल अटैक्स के साथ मे बी ब्रेस्ट कैंसर का एक खतरा हो सकता है। बट इन जनरल एक बार चोट लग गई तो उससे ब्रेस्ट कैंसर बढ़ जाएगा या फिर दबाव पड़ गया तो बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सभी ब्रेस्ट कैंसर एक जैसे, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर हुआ, अरे उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, ठीक है, तो क्या एक ही तरह के होते हैं सभी ब्रेस्ट कैंसर या इसमें भी कुछ प्रकार होते हैं कि नहीं, टाइप्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के? सारे ब्रेस्ट कैंसर एक जैसे नहीं होते। ब्रेस्ट कैंसर का एक स्पेक्ट्रम होता है। कुछ ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं हम इनको 100% क्योर कर देंगे, मतलब हम टोटली आपको डिजीज़ फ्री कर देंगे। बट हाँ, कुछ ऐसे ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं जिनसे जान को खतरा भी हो सकता है। इन बिटवीन स्पेक्ट्रम है। सो अगर हम टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बात करें, तो अगर इनिशियल टाइप के ब्रेस्ट कैंसर्स की बात कर रहे हैं, वो नॉन इन्वेजिव होते हैं, मतलब वो अंदर की तरफ फैले नहीं हुए होते हैं। इनको हम यूजुअली DCIS, रेक्टल कार्सिनोमा इन सिटू या लोबर कार्सिनोमा इन सिटू बोलते हैं, जिनका हम 100% इलाज कर सकते हैं। हाँ जी, हम बोल सकते हैं कि हमने आपको टोटली डिजीज़ फ्री कर दिया है। फिर कुछ ब्रेस्ट कैंसर्स जो होते हैं वो मीडियम ग्रुप के होते हैं। जो सबसे कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है, इन्वेजिव इंट्रोडक्टरी कैंसर्स,
उनसे मल्टीपल स्टेजेस होती हैं जिससे हम उनकी प्रोग्नोसिस बता सकते हैं या क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं वो बता सकते हैं। अगर हम अर्ली स्टेज में हैं तो अगेन हम बोलते हैं कि नहीं, हम आपको पूरी तरीके से ठीक कर देंगे। या हम मिड स्टेज में हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हार्मोनल फैक्टर क्या है या फिर कहाँ पर और डिज़ीज़ फैली हुई थी। कई बार डिज़ीज़ की बायोलॉजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। सो ओवरऑल सारे ब्रेस्ट कैंसर एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ ब्रेस्ट कैंसर्स कम्प्लीटली क्योरेबल होते हैं, और अगर हम कुछ ब्रेस्ट कैंसर जो अदर पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में है, अगर हम उन्हें कम्प्लीटली क्योर नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट हम पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हैं। जी, एक ये मिथ भी है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ उन्हीं को होगा जिनके परिवार में किसी को पहले से ब्रेस्ट कैंसर था। अगर आपके परिवार में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री नहीं है तो आप सेफ हैं। ब्रेस्ट कैंसर उन कैंसर्स में से एक कैंसर है जिसमें जीन्स इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें हेरिडिटरी फैक्टर इम्पॉर्टेंट है। ब्रेस्ट कैंसर्स जो होते हैं उनमें से सिर्फ 5 या 10% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है, लेकिन जो कॉमन इंसिडेंस है उनमें फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है। बाकी के जो 90-95% पेशेंट हैं उनमें ये जेनेटिक रिलेशन या फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है। नहीं होती। अच्छा, यहाँ मैं एक छोटी सी चीज़ समझना चाहती हूँ, वो हो सकता है कि शायद बिल्कुल ही अर्थहीन हो। जैसे किसी फीमेल ने बेबी को का बर्थ हुआ मान लीजिए 25 साल की उम्र में, और उन लेडी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ 55 साल की उम्र में, तो वो ब्रेस्ट कैंसर तो उन्होंने 55 में डेवलप किया, तो जीन्स तो उनके तब फर्क पड़ा, तो उस बच्चे में वो रिस्क कैसे कैरी होता है? या वो क्या वो बच्चा, अगर वो लड़की है, वो अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखे तो क्या वो उस खतरे को कम कर सकता है? जो जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर्स हैं वो जीन्स में हैं। जीन्स हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। जीन्स कभी कभी क्या होता है, सप्रेस्ड रहते हैं, लाइक वो अपनी एबनॉर्मेलिटी शो नहीं करते हैं, बट उन्हें अगर कोई ट्रिगर मिलता है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जा सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर्स जिन महिलाओं में है उनकी नेक्स्ट पीढ़ी में अगर वो जेनेटिक है तो 2 से 3 टाइम 2 to 3 टाइम ज़्यादा रिस्क होता है उसका नेक्स्ट जनरेशन में जाने में। ज़्यादा स्ट्रेस भी किसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन सकता है? ज़्यादा स्ट्रेस ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन सकता है, बिकॉज स्ट्रेस से हमारे हार्मोन्स में प्रभाव पड़ता है। जो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं उनकी क्वांटिटी में प्रभाव पड़ता है। फीमेल हार्मोन्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस अगर बढ़ रहे हैं तो अगेन ब्रेस्ट कैंसर इज़ रिलेटेड टू दोज हार्मोन्स, उन हार्मोन से रिलेटेड है। तो अगर हम बोलें ये मॉडिफाइबल फैक्टर है, इनडायरेक्ट फैक्टर है जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंसेस बढ़ सकते हैं। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक आपने हार्मोन की बात की कि और दूसरी ब्रेस्ट कैंसर की। हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो महिलाओं में बहुत होते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर के मामले भी महिलाओं में ज़्यादा है। महिलाएं गर्भ निरोधन गोलियां और बहुत से ऐसे दूसरे उपाय भी करती हैं जो कि उनके हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करते हैं। तो क्या किसी तरह से गर्भ निरोधन के लिए किए जाने वाले वो उपाय जो उनके हार्मोन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं? ब्रेस्ट कैंसर्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए मल्टीपल रिसर्चेज हो चुकी हैं, एंड कहीं ना कहीं उनके कुछ मिक्स्ड रिजल्ट्स पाए गए हैं। एक्चुअली जो पहले कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती थी उसमें पर्टिकुलरली ईस्ट्रोजन का मात्रा ज़्यादा होता था, तब हम देखते थे कि मे बी हम उसको रिलेट कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंसेस से, बट समहाउ अब जो कंटेंट हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के वो चेंज हो रहे हैं। सो एज सच कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से अब ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंसेस को हम इतना रिलेट नहीं कर पाते। नहीं करते। और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं क्योंकि वो तो आपको पूरे महीने का हार्मोन एक ही दवाई में दे दिया जाता है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या वो किसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं? अगर हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात कर रहे हैं, और हाँ अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी में ले रहे हैं, देन इट में लाइक ये कनेक्ट कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंसेस से। ओके, तो क्या बट वंस इन अ वाइल, लाइक मे बी ईयरली बेसिस में अगर कभी ले रहे हैं वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। आप थोड़ा इस पे और बता सकते हैं कि किस तरह से ये इफ़ेक्ट करेगा? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में जैसा कि आपने अभी बताया कि जो मात्रा होती है हार्मोन्स की वो ज़्यादा होती है। सो अगेन साइकिल वहीं से शुरू हो जाती है
कि अगर हमने हार्मोन्स की मात्रा बढ़ाई तो वो हमारे जो ब्रेस्ट टिश्यू हैं उनको स्टिमुलेट करेगा और उस स्टिमुलेशन से कैंसर के इंसिडेंसेस बढ़ सकते हैं। सी समहाउ कैंसर कुछ भी नहीं है, कैंसर कहीं बाहर से नहीं आता है। जो हमारे ब्रेस्ट की सेल्स हैं उनमें एक रेगुलर डिवीजन होता रहता है और जब ये डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाता है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो बहुत ही फास्ट स्पीड से बढ़ने लग जाते हैं, वो एक गांठ बना लेते हैं, वही ब्रेस्ट कैंसर होता है। जी, ये तो थे जो मिथ्स हमने ब्रेक करे। अब थोड़ा जागरूकता भी बढ़ाते हैं, अवेयरनेस भी बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर में के कारण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आपने लाइफस्टाइल बताया और भी कई चीज़ें आपने की, कुछ और भी ऐसे कारण हैं जिनको आप कहेंगे कि ये वो स्पेसिफिक रीजंस हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर के पीछे हो सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के कारण के बारे में अगर हम बात करें, आई थिंक मल्टीपल रीजंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट हम फिर भी उनको एक बार ब्रीफ करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर में हार्मोनल चेंजेस, जैसे जल्दी मेंस्ट्रुएशन का शुरू होना या लेट तक चलते रहना, लेट मैरिजेस होना, लेट बच्चे होना, ब्रेस्ट फीडिंग कम कराना, ओवरऑल जो भी कंडीशंस जिसमें फीमेल हार्मोन्स का एक्सपोजर ज़्यादा है उनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना हो सकती है। अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, वो लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस में स्ट्रेस है, हम एक्सरसाइजेस कम कर रहे हैं या हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, हम कार्सिनोजेनिक मटेरियल लाइक जो आजकल हम फूड्स में काफ़ी आते हैं, इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, इससे ब्रेस्ट कैंसर्स हो सकते हैं। प्रीवियसली अगर हमें कभी रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है, सपोज़ किसी महिला में पहले लंग कैंसर के लिए हमने उसका इलाज किया था, उन केसेस में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है जेनेटिक फैक्टर। अगर फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर रन कर रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है। ओवरऑल ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीजंस है जिनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर के कुछ शुरुआती लक्षण अगर आप बता पाएँ कि ये चीज़ें हैं जो, और एक यहाँ पर मैं आपसे साथ में अगर आप ये भी बता पाएँ, जैसे आपने पहले भी कई बार बोला कि लंप होता है, गांठ होती है, आप उसे महसूस करें, क्या ये गांठ हमेशा बाहर की तरफ ही होती है? ऐसा तो नहीं है कि कहीं अंदर भी हो सकती है और आपको पता ही ना चले? तब आपको किस तरह के लक्षणों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? राइट। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण के बारे में बात कर रहे हैं तो जो ब्रेस्ट होता है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो शरीर के बाहर है, जिसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं हमारे ब्रेस्ट में क्या चीज़ नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है। इसके लिए जागरूकता चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो एक स्टेप होता है उसे हमारी लैंग्वेज में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बोलते हैं, मतलब खुद से खुद का के ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना। वो भी मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगी। बेसिकली जो हमें देखना होता है, अगर हमें लग रहा है कि ये ब्रेस्ट कैंसर है, सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है ब्रेस्ट में गांठ का महसूस होना। जब हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन रेगुलर टाइम में करते रहते हैं तो हमें पता होता है कि ये हमारे ब्रेस्ट की कंसिस्टेंसी नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। एंड जहाँ पर भी हमें कोई नई चीज़ लगती है जो कि लंबे टाइम तक है, उसको हमें तुरंत ध्यान देना चाहिए और उसके लिए डॉक्टर से एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। ये गांठ ब्रेस्ट पे भी हो सकती है और ये गांठ बगलों में भी हो सकती है। इसके अलावा ब्रेस्ट की स्किन में चेंज आना, जैसे ऑरेंज की स्किन होती है, ब्रेस्ट की स्किन वैसी हो गई है, लाइक अंदर की तरफ धंस गई है। या फिर अगर हम निप्पल एंड एरियोला की बात करें, अगर निप्पल को दबाने से पानी जैसा डिस्चार्ज आता है या ब्लड आता है, ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। निप्पल जो पहले से अंदर की तरफ नहीं धंसे हुए थे, अब अंदर की तरफ धंस गए हैं, ये एक एबनॉर्मल फाइंडिंग है। इसके अलावा ब्रेस्ट में कहीं कोई अल्सर बन गया था जो कि हील नहीं हो रहा है, मतलब कोई घाव बन गया था जो कि हील नहीं हो रहा है, वो भी एक कारण हो सकता है। मोरोवर, जब हम अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर के देख रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि इधर के ब्रेस्ट का कॉन्टूर, माई शेप दूसरी साइड से चेंज है, या फिर हम हाथ ऊपर करके चेक करें और दोनों के कॉन्टूर में डिफरेंसेस हैं, सो हमें इन सिचुएशंस में एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। बिकॉज जैसा कि आपने बोला, ज़रूरी नहीं है कि सारी गांठें टुवर्ड्स स्किन हो। अगर कोई गांठ डीप सीटेड है तो उसको समझने के लिए हमें डॉक्टर की या फिर कुछ जांचों की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, आपने कहा बगल में भी गांठें हो सकती हैं, बगल में लिम्फ नोड्स भी होते हैं, जब आप चेक करते हैं तो आपको वो महसूस होते हैं।
कुछ वहाँ किस तरह के सिम्टम आप देख सकते हैं कि क्योंकि कई बार ये भी होता है कि जब आपके पीरियड्स चल रहे होते हैं तो लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग या तो क्या आपने जो कहा सेल्फ एग्जामिन किया जाना चाहिए, पहले तो वो कब किया जाना चाहिए कि आप मंथ में किसी भी टाइम कर सकते हैं या आपके पीरियड के आगे या पीछे, और उस दौरान आपको कौन से बदलाव जो हैं उन पर ध्यान देना चाहिए? अनीता जी, आई थिंक आपके इस क्वेश्चन में एक साथ लाइंस ऑफ क्वेश्चंस हैं, सो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन जो था वो आपका बगल से रिलेटेड था। देखिए, जब हम फील करते हैं कुछ गांठें रेगुलर बेसिस में हमें समझ में आती हैं, कंसिस्टेंसी समझ में आती है, साइज़ समझ में आता है। अगर 1 सेंटीमीटर तक की गांठ है, सॉफ्ट कंसिस्टेंसी है, वो मोबाइल है, तो हम मानते हैं कि इन्फेक्शन से हो सकती है या हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकती है। लेकिन अगर वो गांठ अगेन फिक्स्ड है, बड़ी गांठ है, लंबे समय से है, तो वो सस्पिशियस हो सकती है। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए हमारे पास स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, और स्क्रीनिंग प्रोग्राम के थ्रू अगर हम जा रहे हैं तो इस कैंसर को हम अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज में, मतलब जब जस्ट ये पनपा है, अभी जस्ट शुरू हुआ है, उस स्टेज में हम पकड़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ये है कि कोई भी चीज़ जो हम सबसे पहले पकड़ लेंगे, हम बोलेंगे हमने आपको 100% ठीक कर दिया। सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन महिलाओं को महीने में एक बार उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 3 to 5 डेज, मतलब पहला दूसरा दिन छोड़ के तीसरे चौथे या 5वें दिन में करना चाहिए। एवरी मंथ करना चाहिए। और करना क्या है इसमें बेसिकली आपको अपने ब्रेस्ट को पैल्पेट करना है, महसूस करना है। सपोज़ ये आपके ब्रेस्ट है, आपको अपनी फिंगर्स यूज़ करनी है, ये सुपरफिशियली नहीं, थोड़ा सा डीप पैल्पेट करना है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। धीमे धीमे आपको अपने ब्रेस्ट की कंसिस्टेंसी पता चलेगी और उसमें चेंजेस पता चलेंगे। फिर आपको क्या करना है, अपने निप्पल को दबा के देखना है, निप्पल के आसपास का एरिया चेक करना है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ब्रेस्ट का अंडर सरफेस है, जो कि हमें दिख नहीं रहा है, उसको ज़रूर एग्जामिन करना है, पैल्पेट करना है। फिर अपनी बगलों को पैल्पेट करना है और समझना है कि कुछ एबनॉर्मल तो नहीं है। लास्ट चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि शीशे के सामने अपने दोनों हाथ ऊपर खड़े करने हैं और देखना है दोनों ब्रेस्ट के कॉन्टूर सेम है। कोई ब्रेस्ट ऐसा तो नहीं है कि दूसरे ब्रेस्ट के कंपैरिजन में ऊपर की तरफ खींच रहा है। सो ये ओवरऑल सारी चीज़ें हैं जो हमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में देखनी है। देखना क्या है, कोई गांठ तो नहीं है, स्किन में चेंजेस तो नहीं है, निप्पल से डिस्चार्ज तो नहीं है, या फिर बगल में गांठें नहीं है। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस हो रही है, शायद वो ब्रेस्ट कैंसर से एसोसिएट ही ना हो, लेकिन वो फीमेल के ब्रेस्ट से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। वो है कि ब्रेस्ट में होने वाला पेन। जब आपके पीरियड आते हैं, साइकिल चेंज होता है, तो वो पेन फीमेल्स अक्सर महसूस करती हैं। तो क्या दर्द होना ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम नहीं है? ब्रेस्ट कैंसर की जो गांठें होती हैं, हम बोल सकते हैं 80 to 90% पेनलेस होती हैं। सो सारी पेनलेस चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर से एसोसिएटेड हैं ऐसा नहीं है, बट जो भी गांठ लॉन्ग टाइम से है, पेन से एसोसिएटेड है, वो सस्पिशियस हो सकती है। डॉक्टर रुचि, हम लक्षणों की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी लक्षण हो सकते हैं कि आपको दिख तो गए लेकिन हम सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल है। अनीता जी, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला है। एक्चुअली महिलाओं में एक बहुत ही नॉर्मल टेंडेंसी होती है चीज़ों को इग्नोर करने की। कोई बात नहीं, आज छोटी सी गांठ है, देखते हैं अभी, या फिर पेन हो रहा है, देखते हैं अभी, या कोई डिस्चार्ज हो रहा है, लेट्स सी, अभी हफ्ते 10 दिन देखते हैं। तो महिलाओं में ये सिम्टम्स हैं जिनको वो यूजुअली इग्नोर करती हैं एंड डॉक्टर्स के पास जाने से घबराती हैं। कुछ डर ये भी होता है कि अगर हम गए, डॉक्टर ने बोल दिया ये जांचें कराओ, फिर कुछ निकल आया तो फिर हम क्या करेंगे। सो ओवरऑल फीमेल्स में थोड़ा सा एटीट्यूड होता है कि वो चीज़ों को इग्नोर करती हैं और जितना खींच सकते हैं उतना खींचने की कोशिश करती हैं। ब्रेस्ट कैंसर के स्टेजेस के बारे में भी थोड़ा बताएं कि कितनी तरह, आपने कहा कि अर्ली स्टेज में पकड़ लें तो 100% ठीक किया जा सकता है, तो स्टेजेस कितने हैं? अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के स्टेजेस के बारे में बात कर रहे हैं तो यूजुअली ऑलमोस्ट सारे जो कैंसर्स होते हैं हम उन्हें यूजुअली 1 to 4 लाइक 1 to 3 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं।
जो फर्स्ट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर में होती है वो ब्रेस्ट में छोटी सी गांठ 2 सेंटीमीटर तक की गांठ को हम कंसीडर करते हैं। जो इसकी दूसरी स्टेज है उसमें इस गांठ की साइज़ 2 से 5 सेंटीमीटर, तीसरी स्टेज में ये 5 सेंटीमीटर से ऊपर, चौथी स्टेज में अगर ये स्किन तक फैल गया है या पीछे की तरफ छाती की मसल्स में फैल गया है, तब हम इसे स्टेज 4 जो प्राइमरी है वो काउंट करते हैं। स्टेजिंग में प्राइमरी साइज़ के साथ साथ नोड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे ही नोड्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है स्टेज अपग्रेड हो जाती है। जहाँ से कैंसर शुरू हुआ मतलब ब्रेस्ट से शुरू हुआ और वो शरीर के किसी और अंग में जैसे ब्रेन में या फिर बोन्स में या फिर लिवर में चला जाता है, तब हम इसे मेटास्टैटिक डिजीज़ या स्टेज 4 काउंट करते हैं। स्टेज 4 काउंट। स्टेज 4 में ट्रीटमेंट कितनी पॉसिबल है, मतलब इलाज संभव है स्टेज 4 में? अनीता जी, टू बी वेरी फ्रैंक, ब्रेस्ट कैंसर किसी भी स्टेज में हो, हर एक स्टेज में ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अरे ये बहुत अच्छी उम्मीद है लोगों के लिए। डिपेंड करता है कि हमारा उसका आउटकम परसेंटेज क्या है। बट इवन इन लेट स्टेज, स्टेज 4 में भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लेट स्टेज में भी जो पेशेंट बिल्कुल बेड बाउंड है या जिनकी स्कोरिंग काफ़ी लो है, उन पेशेंट्स में एटलीस्ट हम क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने की बात करते हैं या फिर उनको टोटली सिम्टम फ्री करने की बात करते हैं, पेन फ्री करने की बात करते हैं। हम ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर आप साथ के साथ हमें ये भी बताते चलें कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए एडवांस ट्रीटमेंट्स अभी क्या मौजूद हैं। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में जो मेन पार्ट्स हैं वो है सर्जरी, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट इन तीनों मोडालिटीज़ का एक मिक्सअप होता है जिनकी सीक्वेंसिंग डिफरेंट होती है। डिपेंड करता है कि पेशेंट कौन सी स्टेज में हमारे पास आया है या फिर उसकी हिस्टोपैथोलॉजी क्या है, उसका हार्मोनल स्टेटस क्या है। सो अगर हम सर्जरी के बारे में बात करें, ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी यूजुअली 2 तरीके की होती है। एक जिसमें हम सिर्फ गांठ निकाल देते हैं और ब्रेस्ट को सेव कर लेते हैं, दूसरा वो होता है जिसमें हम पूरी तरीके से ब्रेस्ट को निकालते हैं। बट अब सर्जरी में भी काफ़ी एडवांसेस आ गए हैं। सपोज़ हमने गांठ निकाली, आसपास का एरिया निकाला तो ब्रेस्ट वॉल्यूम कम हो जाता है। बट अब हमारे पास मल्टीपल सर्जरीज़ हैं, प्लास्टिक सर्जरीज़ हैं जिससे हम ब्रेस्ट वॉल्यूम को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, लाइक उसको नेचुरल लुक दे सकते हैं। सपोज़ अगर निप्पल के पास कोई ब्रेस्ट कैंसर था और हमने उसको निकाल दिया, उस एरिया की कॉस्मेसिस को हम मेंटेन कर सकते हैं। सो सर्जरी के हिसाब से काफ़ी चेंजेस आए हैं। सर्जरी की जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, लाइक सर्जरी के बाद जो दिक्कतें होती हैं, हम उनको काफ़ी कम कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन मैं बोलूँगी सबसे पेशेंट फ्रेंडली ट्रीटमेंट है। रेडिएशन से जलना, छिलना, कटना, पेन एक लोगों में मिथ होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रेडिएशन का अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करें तो एज सच कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट को परेशानी हो। टाइम टू टाइम रेडिएशन का ट्रीटमेंट अब काफ़ी इवॉल्व कर गया है। रेडिएशन अब टोटली लोकलाइज्ड है, सिर्फ जितने एरिया में हमें रेडिएशन चाहिए हम वहाँ पर देते हैं। आसपास के अंगों को जैसे लंग हो गया, हार्ट हो गया, हम उसको टोटली सेव कर पाते हैं। सो रेडिएशन के एस्पेक्ट में भी अभी ट्रीटमेंट्स बहुत एडवांस हो गए हैं। मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, DIBH आ गया है, IGRT, IMRT। सो हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है कीमोथेरेपी। टाइम टू टाइम कीमोथेरेपी भी काफ़ी इवॉल्व हो गई है। हार्मोनल स्टेटस के हिसाब से काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। कीमो से हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स गेन कर लेते हैं। अब कीमो के साथ साथ इम्यूनोथेरेपी के रोल्स भी आते जा रहे हैं। सो ओवरऑल कैंसर के ट्रीटमेंट की हम किसी भी मोडालिटी के बारे में बात करें, हम टाइम टू टाइम इवॉल्व होते जा रहे हैं और हमारे पास मल्टीपल न्यू चॉइसेस आते जा रहे हैं। ठीक, डॉक्टर रुचि, आपने बात की रेडिएशन की, तो इससे जुड़े 3-4 सवाल मेरे पास हैं। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि रेडिएशन, जैसे आपने बताया कि रेडिएशन जो है ज़्यादा कारगर है, थोड़ा अगर इसको और डिस्क्राइब करें कि रेडिएशन काम किस तरह से करता है तो वो लोगों को बहुत हेल्प करेगा। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं तो रेडिएशन मल्टीपल इंटेंट से दिया जा सकता है। मतलब हमारा उद्देश्य क्या है रेडिएशन देने का। जैसे हम अर्ली स्टेजेस की बात करें, हमने ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करी है, लाइक सिर्फ लंप निकाला है, ब्रेस्ट रह गया है, उन केसेस में रेडिएशन मैंडेटरी होता है।
बिकॉज हम ऐसा मानते हैं कि जो ब्रेस्ट पीछे रह गया है उसमें कहीं ना कहीं कैंसर के कण है। रेडिएशन दे करके हमें उसे पूरी तरह स्टरलाइज करना है, वहाँ से बीमारी को पूरी तरह ख़त्म करना है। इसी तरीके से जिन पेशेंट्स पे पूरा ब्रेस्ट निकाल देते हैं उनमें चेस्ट वॉल इरेडिएशन करते हैं। एम ये होता है कि उस एरिया में बीमारी वापस आने के काफ़ी चांसेस हैं और रेडिएशन दे करके हम उन चांसेस को ऑलमोस्ट नलीफाई कर रहे हैं। तो इसमें रेडिएशन से आसपास के सेल्स को जो है क्लीन कर दिया जाता है। एग्जैक्टली लाइक अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करना चाहें, हम बोलेंगे कि कैंसर से उसको हम स्टेरलाइज कर देते हैं, कंसोलिडेट कर देते हैं। लाइक वहाँ पर जो कैंसर के सेल्स हमें दिख नहीं रहे हैं उनको भी खत्म कर संभावना ही खत्म कर दी जाती है, खत्म करते हैं। तो ये क्यूरेटिव इंटेंट है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं। इसके अलावा रेडिएशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है पैलिएटिव सेटिंग में। लाइक जहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे, बट हम पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट देंगे। जैसे अगर हम बात करें, भारत में कई ऐसी महिलाएं भी आती हैं जिसमें ब्रेस्ट कैंसर का घाव काफ़ी बढ़ चुका होता है, कभी ब्लीडिंग हो रही होती है या उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है। उन एरियाज़ में पैलेटिव रेडिएशन दे करके हम बीमारी को तो कम कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ब्लीडिंग, पेन, इन सबको भी कंट्रोल कर सकते हैं। मेटास्टैटिक डिजीजेज जैसे ब्रेस्ट कैंसर अगर बोन में फैल गया है या ब्रेन में फैल गया है, इन जगहों में रेडिएशन दे करके हम बीमारी को टोटली कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली ब्रेन एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कीमो यूजुअली काम नहीं करती है। सो ब्रेस्ट कैंसर के वो मरीज़ जिनमें बीमारी ब्रेन में फैल गई है, उनमें रेडिएशन दे करके हम ब्रेन की बीमारी को कंट्रोल करते हैं। बोन की बीमारी की वजह से गल गई हैं, आसपास की नसें दब रही हैं जिनकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जब हम रेडिएशन देते हैं वहाँ पर वो उस हड्डी को तो मजबूती देती है, बीमारी कम करती है और इस पेन को ऑलमोस्ट 80-90% तक ख़त्म करती है। तो डॉक्टर, ये रेडिएशन जो आप बता रहे हैं, क्या ये पेनफुल भी होता है? रेडिएशन बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। दिस इज़ अ पेन फ्री प्रोसेस। रादर पेन को ख़त्म करने के लिए हम रेडिएशन देते हैं। आपने इस दौरान एक बात की थी, इस हमारी बातचीत के दौरान ही, कि कई बार किसी दूसरे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जब आप रेडिएशन थेरेपी लेते हैं तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन सकता है। तो जब आप ब्रेस्ट कैंसर के लिए रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं तो क्या संभावना है कि इन फ्यूचर दूसरी तरह का कोई कैंसर आपको हो सकता है? ओवरऑल रेडिएशन एक्सपोजर से हम काउंट करते हैं कि 1 to 2% रिस्क बढ़ जाता है ब्रेस्ट उस पर्टिकुलर एरिया में कैंसर का। बट समहाउ अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ हम इन डोजेस को काफ़ी कुछ कंट्रोल कर लेते हैं। सो एज सच ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं है। ठीक। ब्रेस्ट कैंसर दोबारा होने के कितनी चांसेस होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर दोबारा होने की संभावनाएं होती हैं या फिर अदर साइड में संभावनाएं होती हैं। नॉर्मल फीमेल्स के कंपैरिजन में ये रिस्क 2 to 3 टाइम्स हायर होता है। जी, जाते जाते हमारे दर्शकों को बताएं डॉक्टर रुचि कि ऐसे कौन से, क्योंकि हमने बात की कि लाइफस्टाइल भी काफ़ी हद तक कारणों में से एक है ब्रेस्ट कैंसर के, ऐसे कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिन्हें अपनाकर आप ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर अनीता जी मैं आपको 5 पॉइंट्स में देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एटलीस्ट पूरे दिन में 30 मिनट्स की एक्सरसाइज होनी चाहिए जो कि मॉडरेट, लाइक ऐसा नहीं कि हम फ़ोन में बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, वो काउंट नहीं होती है। ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए जिससे एटलीस्ट आपको पसीना आ रहा है। दूसरी चीज़ है बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और हमें फ्रीज्ड कैंड फूड्स, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज इनमें कार्सिनोजेंस होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है एक हेल्दी बॉडी वेट एंड BSA मेंटेन करना चाहिए। लास्ट चीज़ है ब्रेस्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जी, शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर रुचि सिंह, जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े हुए कई मिथ्स को आज ब्रेक किया और आपके कई सवालों के जवाब भी दिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं अनीता शर्मा आपसे जल्द ही फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सेहतमंद बने रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और NDTV इंडिया देखते रहें।